क्वेश्चन क्या है 8 एक्सरसाइज 8 का, ये जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है ना, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलस आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है 3:5:9:13। तो वी हैव टू फाइंड, मतलब फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलस। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, देखोगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे आप कर लो, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ इसका। इसमें सबसे पहले कर लो, मान लो कि एक क्वाड्रिल इस तरह से आपने बना दिया, ऐसा ही होता है ना क्वाड्रिल, ये क्वाड्रिल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट द एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं इसकी वो क्या है, ऑफ द क्वाड्रिल बी, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी, किस किस रेशियो में है, तो 3x, मतलब x मैंने एक पार्ट मान लिया, तो ये 3x होगा, 5x होगा, 9x होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, 5 है, 9 है और 13 है, तो 9x एंड 13x इस पोर्शन में इसकी एंगल्स होगी, ठीक है। अब चूंकि 4 एंगल हैं आपके यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी तरफ से आप ले लो, तो एंगल्स इस तरह से बटी हुई है। तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिल क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिल। क्वाड्रिल में बेटा टोटल एंगल्स क्वाड्रिल का कितने के इक्वल होता है, मतलब ये सब एंगल को मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, तो सबका सम कितने के इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, है ना। एक क्वाड्रिल के सारी एंगल का सम कितने के इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, तो ये 360 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आप लिखोगे ऐसा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, दिस वन इज इक्वल टू कितना हो गया 360। किस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी लिख दो कि जिस भी प्रॉपर्टी से, जैसा कि मैंने बताया एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से ये इतना होता है। अब देखो 3 + 5 8, 8 + 9 17 और 17 + 13 30, तो 30x टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 30x करके देख लो आप, ये 30x के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये 30x आ रहा है तो आप क्या लिखोगे 30x = 360। इसकी अब x = कितना होगा, तो 360 अपॉन 30, हमें पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, आप कैंसिल करो, ये हो गया 12, तो x = आपके पास आ गया 12। अब एंगल की बात कर लें, तो x की वैल्यू तो 12 आ गई है, तो एंगल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एंगल किस तरह से है, तो एंगल हमारे पास जो है कुछ इस रेशियो में 3x पहला, तो इसके मतलब है कि 3 × x मतलब 12, 12 3 जा 36, तो 36 डिग्री की ये एंगल होगी एक। दूसरा क्या है 5x, तो 5 × 12 कितना हो गया 60 सर। हाँ जी। देन नेक्स्ट 5x हो गया हमारा, देन 9x, तो 9 × 9x कहने का मतलब यहाँ पे 9 × 12, 9 × 12, 12 में 9 जा 108 होता है, तो 108 हो गया। ये सब डिग्री में आने वाला है, 60 डिग्री, 36 डिग्री, और लास्ट एक हमारे पास बच रहा है 13x, तो 13x 13 × x, तो 13 × 12, 13 × 12 हो जाएगा आपका 156। अगर आप सबको ऐड करके देखोगे, यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड करके देखोगे, तो आपके पास टोटल जो आएगा वो 360 का आएगा।
तो इस रेशियो में हमारे पास जो ट्रायंगल है, द रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली 36, 60, 108 एंड 156। आप ऐड करके देख लो, ये 360 डिग्री एग्जैक्ट आ जाएगा और ये सॉल्व हो गया। इस तरह से हमें क्या दिखाना है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो एक स्ट्रेट, पहले डायगोनल जो सवाल होती है डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो बाद में इस चीज़ को मैं दिखा पाऊंगा कि ये रेक्टेंगल है भी या नहीं है। तो पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, ऐसे ही बनता है पैरेललोग्राम। लिख दिया मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक डायगोनल जो है ये रहा और दूसरा डायगोनल ये रहा। डायगोनल वो होता है जो उसको लाइन को बीचों बीच इस तरह से क्रॉस करता है। इस डायगोनल को अगर देखा जाए तो ये डायगोनल इनफैक्ट दो ट्रायंगल में बटा हुआ है, ध्यान से देखना, और उस दोनों ट्रायंगल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये डायगोनल को अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो ट्रायंगल में बटा हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल में बटा हुआ है। तो कौन कौन से ट्रायंगल में, अब देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो लेट, यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, सच दैट, किस तरह से का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स दैट मीन्स दिस इज AC एंड BD। तो सच दैट AC इक्वल टू BD, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन कि AC और BD दोनों इक्वल हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब क्या करना है आपको, देख नो, AC और BD ये गिवन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन, क्वेश्चन में ही है। और AB एंड CD ये अपोजिट साइड्स हैं। अब मैं ट्रायंगल पे आ रहा हूँ, ट्रायंगल जो जिस दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रायंगल को मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस पैरेललोग्राम के थ्रू। देखो, एक ट्रायंगल आपकी बन रही है, ध्यान से देखोगे, ABC। एक ट्रायंगल आपकी जो बन रही है वो है, आपकी बन रही है A, यहाँ से देखो AB और C, ये एक ट्रायंगल आपकी बन रही है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ABC, और ये जो ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल जो बन रही है वो बन रही है आपकी DBC। ठीक है, दूसरी जो ट्रायंगल बन रही है DB और C, ये दूसरी ट्रायंगल बन रही है। एंड ट्रायंगल DCB या DBC, जो भी आप लिखना चाहो, लिख दिया मैंने। अब क्या क्या चीज़ें इसमें हैं देखने लायक, वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉमन क्या है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले AC और BD क्वेश्चन में ही जो दिया हुआ है कि आपने बताया कि इस ट्रायंगल में AC, पहले वाले ट्रायंगल में, अगर मैं इसको पहला वाला ट्रायंगल बोल दूं और इसको दूसरा वाला ट्रायंगल बोल दूं, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल ये दूसरा वाला ट्रायंगल है और ये हमारा जो है ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का AC और दूसरे वाले ट्रायंगल का BD ये इक्वल है और ये गिवन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, इसमें ये गिवन है। दूसरी बात जो है, ये देखो AB और CD दोनों जो हैं अपोजिट साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो AB, दिस वन इज AB और दिस वन इज CD, ये जो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
ठीक है। एंड थर्ड जो है आपका देखो BC, ये BC इस साइड का और इस साइड का ये AD। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC, ये जो है आपका BC। अब दोनों ही ट्रायंगल में एक खास बात देखो, एक ट्रायंगल आपने इधर से लिया है इस तरह से, दूसरे वाला ट्रायंगल इधर से लिया है। अगर मैं बात करूं कि इस साइड की बात करूं तो दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है, BC जो है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे BC इक्वल टू अगर CB लिख दो और यहाँ पे लिख दो कॉमन, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो तीन चीज़ें अब आपके पास आ गई और तीनों चीज़ें दो दो ट्रायंगल में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये CPCT से है ना। CPCT मतलब समझ में आता है। तो यहाँ पे एक तो ये कर लो आप, ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल में इसमें आप क्या लिखोगे, बाय SSS मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। किससे? कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 की जो कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब तीनों चीज इक्वल है ना। तो क्रॉसपॉन्डेंस, हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये इसी ट्रायंगल को ABC और DCB, इस दोनों ट्रायंगल में हमने देखा AB जो है यहाँ पे ABCD के इक्वल है। ये AB हमने दिखाया यहाँ पे ABCD के इक्वल है, ACDB के इक्वल है, ACDB के इक्वल है। ये गिवन था क्योंकि इसका पहले से इन्होंने बताया हुआ था कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। और एक कॉमन लाइन जो दोनों ट्रायंगल्स की है, ये कॉमन लाइन BC की है। तो BC और CB दोनों कॉमन लाइन है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड्स है ये वाली और इस ट्रायंगल की साइड ये वाली, दूसरे ट्रायंगल की अगर दूसरी वाली साइड है, इसी ट्रायंगल की दूसरी साइड तो इस दूसरे की दूसरी साइड, तो हर साइड्स जो हैं इक्वल आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब ऐसा होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे आपको देख ही लिया कि इक्वल होगा, तो हर हाल में उस केस में ट्रायंगल का सब कुछ वहाँ पे क्या होगा, वो इक्वल होगा। और यहाँ पे मैंने पहले भी SSS से लिखा है, मतलब साइड 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 से लिखा है। तो अब देखो अगर सब कुछ इक्वल हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ कि AB, अब क्या होगा आपका AB जो साइड्स है, AB पैरेलल है DC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो होगा ही, ठीक है। और अब आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ट्रायंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसमें अब कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, दो ट्रायंगल देखो यहाँ पे, अभी भी डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो यहाँ देखना बेटा, ABC देख रहे हो, ये वाली एंगल जो बन रही है यहाँ पे ABC में, ये वाली एंगल यहाँ पे ABC और DCB, ये वाली एंगल, इस दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री का होगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इस दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना इस बात को, मैं लिखने जा रहा हूँ इसके बारे में, आपको डायग्राम में दिखा दिया है मैंने और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो ट्रायंगल ABC प्लस ये जो एंगल है DCB, दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब किससे हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स, एक ही साइड के अंदर के एंगल से, तो इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा देखो
पे पहले तो मैंने लिख दिया कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी सी पी सी टी से, और अगर ऐसा है और यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ कि को इंटीरियर एंगल से ए बी सी और डी सी बी इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है पहले ही कि ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, तब क्या होगा 90 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ए बी सी डी सी बी के इक्वल है तो ए बी सी को आप क्या लिख सकते हो, आप डी सी बी लिख सकते हो, और प्लस फिर से इसको डी सी बी लिख दो, एंगल डी सी बी अगर आप लिखोगे तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 180 डिग्री का हो जाएगा। और इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स डी सी बी इक्वल टू कितना हो गया, एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो उसी तरह से अगर मैं चाहूं कि इसके लिए भी मैं सेम चीज सोचूं कि भाई डीसीबी जैसे है यहाँ पे, मैं इसके लिए भी सेम तरह से सोच के बता रहा हूँ आपको कि डीसीबी को आप क्या कर लो सर। हाँ जी बेटा, से सोचो आप कि दोनों का सम अगर 180 का है, अगर ये एंगल x होता, ये भी एंगल x होता, ये भी एंगल x, ये भी एंगल x होता, तो x और x क्या होता 2x होता, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाता 180 होता, और तो x इक्वल टू क्या होता 90 हो जाता। तो इसका मतलब है या तो आप बोलो कि ए बी सी 90 हो गया या डी सी बी 90, मतलब 90 और 90, ये 90 ये 90, ये दोनों मिलके 180 बनाया है इन्होंने कि so that if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। हमें ये दिखाना है कि ये rhombus होगा अगर इस तरह का अगर bisect करता है perpendicularly। तो देखो यहाँ पे ये सेंटर है, इस सेंटर पे ओ मान लिया हमने, ओ इज द सेंटर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जैसे पिछली वाली में हमने 2 ट्रायंगल लिया था, यहाँ पे भी मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ए ओ बी, एक ट्रायंगल मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी। और दूसरा ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूं वो भी देखो आप, दूसरा ट्रायंगल मैं ये वाला ले रहा हूं ए ओ डी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूं ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। तो दूसरा ट्रायंगल आपके पास है ट्रायंगल ए ओ डी। अब देखना है हमें इसमें क्या क्या चीज हमें कॉमन देखने को मिलेगा, वो देखना है यहाँ पे, तभी हमारा काम होगा। इस दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी है हमें। तो देखिए सबसे पहली चीज कॉमन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए ओ। ए ओ जो है हमारा दोनों ही ट्रायंगल में है, तो ए ओ कॉमन है। तो ए ओ कॉमन, इसी में डायग्राम में ही मैं लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। और यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ ए ओ, इसके लिए भी कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, और ए ओ बी वाले ट्रायंगल के लिए भी। ए ओ बी और 2 ट्रायंगल है ए ओ डी, ये डी है हमारा, तो इसमें भी ए ओ ये कॉमन है, पहला जो निकल गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो, अब ये ओ बी, यहाँ पे है ओ बी और यहाँ पे है ओ डी, तो ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ डी। क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, ओ क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट। तो ये दोनों ये वाला दोनों बराबर हैं। क्यों भाई, तो ओ इज द मिड पॉइंट किसका, बी डी का मिड पॉइंट है। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ क्या है, बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो को एंगल देखना है, अब इसमें कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल ए ओ बी ये वाली एंगल, और एंगल ए ओ डी ये वाली एंगल जो 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है,
ये दोनों क्या है, अब देखो यहाँ पे दोनों ही एंगल AOD और AOB, ये दोनों ही एंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें, दोनों 90 डिग्री की है। ठीक है, AOB मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, एच 90 डिग्री, ये सब क्या है 90 डिग्री है। कौन सा, ए, देख लो AOB ये वाला, इसको नहीं, मैं यहाँ फिर से वहाँ पे गलत इंडिकेट हो गया है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर से दिखाता हूँ आपको। ये वाला AOB ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। अब इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो बाय SAS मतलब साइड एंगल साइड से, SAS कॉन्ग्रुएंसी, अब ऐसे ही दोनों ट्राइंगल की सारी चीजें इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या क्या इक्वल होगा, हमें तो दो चीज इक्वल करना है, मतलब यहाँ पे दिखा दो, मैं ट्राइंगल दिखा देता हूँ, मतलब AOB जो दो ट्राइंगल हमने लिया था, AOB ट्राइंगल AOB है ना, AOB वो कॉन्ग्रुएंट होंगे इसके ट्राइंगल AOD के, ये चीज हमने दिखा दिया। अब ये तो इसका मतलब है कि अब इसमें से जो डायग्राम देखो, डायग्राम में जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो सारी चीजें इक्वल होंगी, तो इसमें क्या होगा इक्वल हमारे पास, देखो AB, ये AB है और ये AD है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि AB और AD भी इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू AD, ऐसा होगा। ठीक है, किससे, तो बाय CPCT से, CPCT अभी मैंने बताया था, कॉन्ग्रुएंट पोर्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, है ना। तो AB इक्वल टू AD। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे अब दूसरे के लिए, दूसरा कौन सा, सिमिलरली AB जो है वो BC के इक्वल होगा। अब मैंने एक बार AB का इसके साथ करके दिखाया है, अब आप दूसरे केस में जो है AB का इसके साथ करके दिखाओगे तो आप ये फाइंड कर सकते हो यहाँ पे कि AB जो है BC के इक्वल होगा। और इसको अगर मैं 1 मान लूं, देखो इसको 1 मान लेता हूं मैं, तो ये 1, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2, और इसी तरह से जो BC होगा वो CD के इक्वल होगा, तो BC CD के इक्वल भी होगा। अब आपको बार बार यहाँ पे प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी लिख के काम कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। और इसी तरह से एक लास्ट में दिखा दूं कि CD, जो ये CD है वो DA के इक्वल हो जाएगा। तो देखो चारों साइड यहाँ पे इक्वल हो गया, ये 4th हो गया, चारों साइड इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 है ना, ये क्वाड्रेटल जो होगा एक रोम्बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे, यहीं पे मैं लिखता हूँ, कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस, क्वाड्रेटल CD और DA, CD is a rhombus.